Hello students, you are watching Mohan Pharmacy and today we will discuss about classification of anti-asthmatic drug. स्टूडेंट इसकी पहले की क्लासेस में जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके बाद अगली क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अस्थमा होती है, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, तीसरा बताया था निमोनिया क्या होता है और चौथा बताया था ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, जिसमें मैंने अस्थमा और सीओपीडी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि अस्थमा में यूज की जाती हैं या सीओपीडी में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बने और मैं फर्दर नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि अस्थमा में यूज की जाती हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी अस्थमेटिक ड्रग बोलते हैं, है ना। जो अस्थमा के खिलाफ वर्क कर रहे हैं उनको एंटी अस्थमेटिक ड्रग कहते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लास है वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स का। ब्रोंकोडाइलेटर्स का मतलब ऐसी ड्रग जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को क्या करें, डायलेट कर दें। जैसे कि ये देखिए, ये लंग्स है, लंग्स में ये जो ब्रोंकाइटिस है ये ब्रोंची है और इसके आगे फिर ब्रोंक्यूलस है, ये है ना, यहाँ तक, ये यहाँ तक ब्रोंक्यूलस है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ब्रोंक्यूलस में क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है या स्पास मतलब ऐंठन हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाते हैं। जैसे हमारा इतनी एयर जाने की इतनी जगह है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के वो इतनी ही बचती है, कम बचती है, तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन उसको बोलते हैं। मतलब हमारी जो एयर वे होता है, ऑक्सीजन या एयर को ले जाने का जो रास्ता होता है वो कम हो जाता है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमको जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी उतना नहीं पहुंच पाती है अपने एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। तो ये जो ड्रग है ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है इसको फिर से क्या कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं, या जो मतलब जो एयर जाने का जो रास्ता होता है वो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है उसको फिर से खोल देती हैं, जिससे आसानी से ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तक पहुंच जाता है और फिर से आसानी से ब्लड में चली जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ब्रोंकोडाइलेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला ब्रोंकोडाइलेटर्स है बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग, है ना, बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग, जिसमें कौन कौन सी ड्रग हैं, सॉल्बुटामॉल है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है ना, सॉल्बुटामॉल है, टर्ब्यूटालीन है ना, साल्मेट्रॉल है, फॉर्मेट्रॉल है और इफेड्रीन है। ये 5 ड्रग हैं किसमें की, बीटा सिंपैथोमाइमेटिक की। ठीक है, इसके बाद यही ब्रोंकोडाइलेटर्स में एक और क्लास है जिसको हम लोग मिथाइल जैंथीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिथाइल जैंथीन के नाम से, जिसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, थियोफाइलिन। थियोफाइलिन बहुत ज्यादा यूज होती है, जब अस्थमा का पेशेंट होता है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ तो वो थियोफाइलिन का ही इंजेक्शन आईवी दे देता है, जिससे कि ब्रोंको डायलेट हो जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स हमारी डायलेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जिसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन आती है और डॉक्सोफाइलिन आती है, किसकी, मिथाइल जैंथीन क्लास की ड्रग में। ठीक है, इसके बाद यही ब्रोंकोडाइलेटर्स में एक अगली क्लास है जिसको हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक क्लास में कौन कौन सी आती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आती है। ठीक है, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, 2 आती हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और थियोट्रोपियम ब्रोमाइड आती है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास है ब्रोंकोडाइलेटर के बाद अगली क्लास है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। कौन है, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। इसके बाद ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी है, मोंटेल्यूकोस, जोफ्रील्यूकोस, ये दो ड्रग पाई जाती है, किसमें, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये सभी क्लास को अभी हम लोग आगे फर्दर इसी लेक्चर में समझेंगे कि किस प्रकार से जो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है ये किस प्रकार से काम करती हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ये किस तरह से काम करती हैं, ब्रोंकोडाइलेटर है ये किस तरह से काम करती है, इसकी आगे की क्लास में, मतलब आगे क्या, इसी वीडियो की में आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में कौन कौन सी हैं, सोडियम
क्रोमोग्लाइकेट है ना, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है और कीटोटिसिन है। ठीक है, तो ये हो गई मास्ट सेल स्टेबलाइजर की ड्रग। इसके बाद क्या है, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड में दो टाइप की ड्रग पाई जाती हैं, एक सिस्टमिक है जिसको हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से जानते हैं और प्रेडिनोसोलोन के नाम से जानते हैं। इसको बहुत ज्यादा ये हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह यूज होता है एज एंटी अस्थमेटिक ड्रग। ठीक है, इसके बाद क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जो सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेक्लोमेथासोन है, बुडोसिनाइड है। बुडोसिनाइड भी बहुत ज्यादा जब हम लोग नेबुलाइज करवाते हैं तो ये यूज होता है, बुडोसिनाइड है ना। फ्लूटिकासोन है और डाइप्रोपियोनेट है ये। ठीक है, इसके बाद है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। ये इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, ओमेलाजुनेब करके ड्रग आती है, ओमेलाजुनेब, जो कि ये आईजीई एंटीबॉडी क्लास की ड्रग है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे कि बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले कि बीटा जो ये अपना सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब मिमिक्री करना किसका, सिंपैथेटिक सिस्टम का। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है जिसे हम लोग एड्रिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उसके दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है वो अपना ब्रोंकाइटिस में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोंकियल मसल्स में पाया जाता है। अब क्या होगा, वो अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि ये बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक किस प्रकार से काम करते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी सेल लाइक मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल सेल एंड लिम्फोसाइट सेल। इसका कहने का मतलब यही है कि जो बीटा 2 रिसेप्टर है अगर वो स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है, तो क्या करता है, हम डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करता है किसके फंक्शन को डिक्रीज करता है, इंफ्लामेटरी सेल हैं। तो कौन कौन सी इंफ्लामेटरी सेल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल सेल और लिम्फोसाइट सेल। ये सब सेल्स जो होती हैं वो इंफ्लामेशन कॉज करवाती हैं। लेकिन क्या है, जब हमारा बीटा 2 रिसेप्टर जो कि हमारी ब्रोंकाइटिस में या लंग्स में पाया जाता है, अगर वो स्टिमुलेट होता है तो ये जो हमारी इंफ्लामेटरी सेल हैं, ये 3 न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मास्ट सेल, इनकी जो एक्टिविटी है, इनके जो इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है, इंफ्लामेटरी एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब जब डिक्रीज कर देगा इंफ्लामेटरी एक्टिविटी और इंफ्लामेशन कम हो जाएगा तो जो हमारी ब्रोंकाइटिस में जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। और इंफ्लामेशन ना होने की वजह से जब हमारी ब्रोंकाइटिस खुल जाएंगी, एयर पाइप पूरी तरह से खुल जाएगा, तो हमारे अस्थमा में बहुत ज्यादा हमको राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। कहने का मतलब ये हमारी ब्रोंकाइटिस को डायलेट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ब्रोंचियल मसल स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ CAMP कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, तो CAMP क्या होता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या होता है कि जो ब्रोंचियल मसल जब स्टिमुलेट हो जाएंगी, ये ब्रोंकाइटिस की मसल जब स्टिमुलेट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CAMP का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। और जब CAMP का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होने लगेगा। ये यहाँ पे ये ब्रोंको डायलेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स वर्क करते हैं, जिसमें साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मेट्रॉल है, फॉर्मेट्रॉल है और इफेड्रिन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी मिथाइल जैंथीन किस प्रकार से काम करती है देखते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ फास्फोडाइस्ट्रेज 3 और 4। फास्फोडाइस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। क्यों इनहिबिट कर दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ CAMP। अब जाहिर सी बात है, अगर फास्फोडाइस्ट्रेज 3 और 4 को अगर हम लोग नहीं इनहिबिट करेंगे तो हमारा जो ये CAMP है जो कि यहाँ पे हमारा ब्रोंको डायलेशन करवा रहा था, उसको ये क्या कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है, खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। और जब CAMP यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, नहीं मतलब कम हो जाएगा या पूरी तरह से खराब हो जाएगा, है ना, डिग्रेडेट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो फास्फोडाइस्ट्रेज 3 और 4 को क्या कर देंगे, रोक दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब CAMP बनना और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा,
in airway smooth muscle leading to accumulation of CAMP cause relaxation। तो अब इसको फास्फोडाइस्ट्रेस 3 और 4 को जब इनहिबिट कर देंगे तो हमारा जो CAMP है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, वो क्या करेगा, स्मूथ मसल में अक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब इकट्ठा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब जब हमारे यहाँ की स्मूथ मसल में, ब्रोंकाइटिस की स्मूथ मसल में CAMP अक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा, तो यहाँ पे अब CAMP का काम ही होता है ब्रोंकोडाइलेशन करना। तो यहाँ पे अगर CAMP बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी दिखाया है कि फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम है, वो डिग्रेडेट करता है किसको, CAMP को। तो इसकी जगह पर फास्फोडाइस्ट्रेस CAMP को डिग्रेडेट ना करे, इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मेथाइल जैंथीन। ये मेथाइल जैंथीन है ना, तो ये मेथाइल जैंथीन की जो ड्रग है, थियोफाइलिन है, एमिनोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है, उसको यहाँ पे दे देते हैं। अब उसको दे देंगे तो ये जो फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है। और मेथाइलजैंथीन किस तरह से काम करते हैं, तो फास्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिशन, अगर फास्फोडाइस्ट्रेस 4 को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन एंड कीमोकाइन। साइटोकाइनिन और कीमोकाइन को क्या हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। साइटोकाइनिन और कीमोकाइन नहीं बनेंगे। किसको रोक देंगे, फास्फोडाइस्ट्रेस 4 को अगर रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, कीमोकाइन और साइटोकाइनिन नहीं बनेगा। और कीमोकाइन और साइटोकाइनिन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंफ्लामेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर फास्फोडाइस्ट्रेस 4 को रोक देंगे तो यहाँ पे लंग्स में क्या हो जाएगा, इंफ्लामेशन नहीं होगा, और साइटोकाइनिन और कीमोकाइन नहीं बनेंगे, तो जिसकी वजह से इंफ्लामेशन नहीं होगा। और इंफ्लामेशन नहीं होगा तो हमारे एयरवेज पूरी तरह से खुले रहेंगे और हमको एयर को लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तक हमारे आसानी से एयर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या है, दे एक्ट एज एगोनिस्ट टू एडेनोसिन रिसेप्टर। अब ये क्या होता है, ये अपने जो मेथाइल जैंथीन है ये एडेनोसिन रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, जिसके बाद वो क्या, मास्ट सेल को और स्मूथ मसल को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एडेनोसिन रिसेप्टर है उसमें से हमारा जो ये थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन है जाकर के एगोनिस्ट की तरह ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मास्ट सेल है जो कि हिस्टामिन निकालता है, और हिस्टामिन निकलेगा तो इन्फ्लामेशन होगा। और इसी तरह स्मूथ मसल है जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करता है, तो हमारा जब ये थियोफाइलिन है या अमीनोफाइलिन है यहाँ पे एगोनिस्ट की तरह एडेनोसिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, तो ये दोनों एक्टिविटी नहीं होंगी। मास्ट सेल अपना हिस्टामिन नहीं निकाल पाएगा और स्मूथ मसल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवा पाएगा। तो इस तरह से कुछ मेथाइल जैंथीन इस तरह से कुछ काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद नंबर सी है एंटी कोलिनर्जिक किस तरह से काम करते हैं, जिसमें मोंटेल्यूकास्ट है, जोफ्रिल्यूकास्ट है। ठीक है, तो मेथाइल जैंथीन किस तरह से, तो जो हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं M1, M2, M3 होते हैं, तो M3 रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या कॉज कराएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एगोनिस्ट देना पड़ेगा, जिससे कि ये जो हमारा M3 रिसेप्टर है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट ना हो, इसको रोक दिया जाए। तो उसके लिए हम ब्रोंको जो एंटागोनिस्ट देते हैं वो हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम के जैसे एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है, तो ये एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ये जाते हैं हमारे M3 रिसेप्टर पे क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, एगोनाइज्ड कर देते हैं, रोक देते हैं M3 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से हमारा M3 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है और थियोट्रोपिन ब्रोमाइड है, इस तरह से कुछ काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट किस तरह से काम करते हैं, जिसमें कि कौन कौन सी ड्रग हैं, मोंटेल्यूकास्ट, जोफ्रिल्यूकास्ट है। ठीक है, तो ये है नंबर 2 पे
ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट की तरह से काम करते हैं। तो जो हमारा ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर है, ल्यूकोट्रीन अगर एंजाइम आकर के इससे बाइंड हो जाएगा तो क्या कॉज करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी ये ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर को क्या कर देना है, ब्लॉक करना है ना। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हमको एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। कौन से एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट कौन कौन से है, मॉन्टेल्यूकोस, जोफ्रील्यूकोस। तो ये जो हमारा ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर है, इसमें हम एंटागोनिस्ट मॉन्टेल्यूकोस को देते हैं। ये आकर के यहाँ पे इस तरह से बाइंड होता है और ये इस तरह से आकर के बाइंड होगा यहाँ पे, और बाइंड हो जाएगा तो ये जो हमारा इसकी एक्टिविटी है ये ब्लॉक हो जाएगी, और इसकी एक्टिविटी ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर की ब्लॉक हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होगा और हमारे जो ब्रोंकाइटिस है या ब्रॉन्ची है उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर किस तरह से काम करते हैं, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है और कीटोटिफेन है ना। तो अब देखते हैं कि हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर किस तरह से काम करता है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या है कि हमारे जो मास्ट सेल है उसमें आईजीई एंटीबॉडी है वो बाइंड रहती है या जाकर के बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब आईजी एंटीबॉडी जब मास्ट सेल से बाइंड होगी तभी इसमें जाकर के एंटीजन क्या होगा, मतलब चिपकेगा, या कह सकते हो कि जाकर के मास्ट सेल को इफेक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब हमारी आईजी एंटीबॉडी इसमें मास्ट सेल में जाकर के ऐड हो गई, फिर हमारा इसमें से एंटीजन आया, आईजी से क्या हुआ, बाइंड हुआ। अब आईजी से बाइंड हुआ एंटीजन तो हमारी मास्ट सेल का एक्टिवेशन होने लगा। ठीक है, अब हमारी मास्ट सेल का एक्टिवेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हिस्टामिन सिक्रीट होगा। अब हिस्टामिन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइज ही रहे, हिस्टामिन का प्रोडक्शन ना करे, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देना पड़ेगा। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे देंगे यहाँ पे मास्ट सेल को, यहाँ पे हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे तो मास्ट सेल पे जाकर के वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देगा। अब स्टेबलाइज कर देगा तो ये जो हमारा हिस्टामिन बन रहा था, मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही थी और हिस्टामिन बन रहा था, इसका बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और कौन कौन से मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन है, इनको हम लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाती है। और मास्ट सेल स्टेबलाइज हो जाएगी तो हिस्टामिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार के हमारे एयरवे में क्या है, अवरोध नहीं आएगा, या कह सकते हो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं आएगा, हमारे पूरे एयरवेज खुले रहेंगे, जिसकी वजह से हमको अस्थमा जैसी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपना क्या काम हो गया, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो कार्टिकोस्टेरॉइड अपने होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिस्टमिक और दूसरा होता है इनहेलेशन वाले। ठीक है, तो सिस्टमिक में कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्टिसोन है और प्रेडनिसोलोन है, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं किसमें, अस्थमा जैसी कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें क्या है, मास्ट सेल कार्टिकोस्टेरॉइड में सिस्टमिक वाले में इनहिबिशन ब्रोंचियल हाइपर एक्टिविटी म्यूकोसल एडमा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो क्या कर देता है, ब्रोंचियल की हाइपर एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये सिस्टमिक वाला इनहिबिट कर देता है। अब ब्रोंचियल एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। इसी तरह म्यूकोसल एडमा है, म्यूकोसल एडमा में भी क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा ही, क्योंकि वहां पे म्यूकोसा बाहर निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे चिपक जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो एयर का जो पाइप है वो पतला हो जाएगा, तो एयर जाने का रास्ता कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, तो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ की मसल्स जो हैं वो इंफ्लामेशन कॉज करने लगेंगी, जिसकी वजह से हमारा एयर पाइप पतला हो जाएगा और जितनी भी एयर मतलब पहुंचनी चाहिए एल्वियोलाई तक वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमको अस्थमा जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, कार्टिसोन प्लस अगर बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स देते हैं तो वो वेरी गुड एक्टिविटी शो करते हैं, किसमें,
अगर हम लोग ये कार्टिकोस्टेरॉइड जिसमें सिस्टमिक वाला हाइड्रोकार्टिसोन या प्रेडनिसोलोन के साथ अगर बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं किसमें, अस्थमा जैसी कंडीशन में, और बहुत ही हमको रिलीफ मिलता है इसमें से। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब हम लोग डायरेक्ट लंग्स में ले रहे हैं ड्रग को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नेबुलाइजर आते हैं, है ना, नेबुलाइज करवा देते हैं, जैसे कि बुडेशोनाइड है ना, बेक्लोमेथासोन है, बुडेशोनाइड है, फ्लूटिकासोन है, डाइप्रियोनेट है ना, तो नेबुलाइज करवा देते हैं, है ना, तो नेबुलाइजर्स आते हैं। तो ये डायरेक्ट लंग्स में लिए जाते हैं, और डायरेक्ट लंग्स में लिए जाने के कारण इसका जो वर्क होता है ये लंग्स में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ये लोकली वर्क करते हैं, लोकली मतलब लंग्स में वर्क करते हैं, लेकिन इनका कोई भी काम मतलब एक्टिविटी ब्लड में जा करके कोई भी एक्टिविटी नहीं होती इनकी। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर अस्थमा का अटैक पड़ा तो सबसे पहले इसी को आराम से आप लोग इनहेलेशन के द्वारा ले लेते हैं। ठीक है, बुडेशोनाइड वगैरह बहुत ज्यादा नेबुलाइज जो करवाते हैं, है ना, नेबुलाइज मशीन के द्वारा यहाँ पे लगा देते हैं, तो उसमें लिया जाता है, और इनहेलर के द्वारा भी ये लिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अभी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली क्लास है फिफ्थ क्लास है एंटी आईजी एंटीबॉडी। एंटी आईजी एंटीबॉडी का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आईजी एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के साथ जुड़ कर ही कोई भी मास्ट सेल को एक्टिवेट करवाती है। ठीक है, लेकिन अगर आईजी एंटीबॉडी को हम लोग क्या करें, रोक दें, मास्ट सेल से जुड़ने ही ना दें, तो मास्ट सेल से जब जुड़ेगी नहीं तो हमारी मास्ट सेल एक्टिवेट नहीं होगी और हिस्टामिन का सीक्रेशन नहीं करवाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो हमारी एंटी आईजी एंटीबॉडी का मतलब यही है कि आईजी एंटीबॉडी को क्या कर देना, रोक देना, किससे मिलने से, मास्ट सेल से मिलने से। ठीक है, तो इसमें कौन सी ड्रग आती है, ओमली जुनाब ड्रग है। ये क्या कर देती है, मास्ट सेल से आईजी एंटीबॉडी को नहीं मिलने देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हमारे ब्रोंकाइटिस में नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोग को ये समझ में आया हो कि हमारी जो ड्रग होती है एंटी अस्थमाटिक ड्रग होती है ना, या सीओपीडी में जो हमारी बीटा सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है वो काम करती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग हैं, सीओपीडी में यूज होने वाली ड्रग हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं, इसको हम लोग इस पूरे वीडियो में समझ लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।